हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वर्ड्स में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबको हमारा चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाभी, भाभी, माँ कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा, ना ही भैया दिखाई दे रहे हैं, ना ही माँ दिखाई दे रही है। आप जानती हैं क्या भैया और माँ कहाँ गए हैं? क्योंकि आज तो भैया के ऑफिस की छुट्टी है, फिर भी घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तेरे भैया, तेरी माँ तो जान कहाँ गए हैं? तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं तेरी चौकीदार हूँ। मुझे तेरे सवालों के जवाब देने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए हैं। और तू मेरा ज़्यादा दिमाग मत खा, मुझे अपना काम करने दे। और हाँ, सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, उन्हें जल्दी से धोकर रख दे, कहकर सोनम की भाभी माया नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने सोनम से यह भी नहीं पूछा कि तू कॉलेज गई थी तो वहाँ क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे आ गई। दरअसल उस दिन सोनम के बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, जिसमें वह अपने कॉलेज में टॉप की थी। उसे उच्च श्रेणी की छात्रा के रूप में नवाजा गया और कॉलेज की तरफ से 1,21,000 रुपये का इनाम भी दिया गया था, जो प्रति वर्ष टॉपर छात्र छात्राओं को दिया जाता है। वही खुशखबरी सोनम अपनी माँ और भाई को सुनाना चाहती थी। वह अपनी भाभी को भी सुनाती, लेकिन उसकी भाभी उसके साथ कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। इसलिए वह चाह कर भी अपनी भाभी के साथ अपनी खुशी या गम बांट नहीं सकती थी, क्योंकि सोनम की भाभी माया कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए वह सोनम की पढ़ाई से जलती थी, क्योंकि उसके पास पड़ोस की कोई ना कोई औरत उसके घर में आ ही जाती थी और अनजाने में ही सही वो सोनम की पढ़ाई को लेकर उसके तारीफों के पुल बांध ही देती थी, तो जो माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी सोनम महज 20 साल की हो रही थी कि माया अपने पति के कान भरने लगी कि हमें सब अब सोनम का हाथ पीले कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं कुछ ना कुछ गलत करने लगती हैं। अगर हमें बदनामी से बचना है तो सोनम की शादी हमें जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि माया नहीं चाहती थी कि सोनम अब कभी भविष्य में उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वह चाहती थी कि सोनम हमेशा गरीब भिखारी की तरह जीवन जिए, हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर जिए। वही सोनम चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाए, स्वाभिमान की रोटी खाए, उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तभी एक दिन सोनम के भाई ने अपनी माँ उर्मिला जी से कहा, माँ, अब सोनम की पढ़ाई की भी पूरी हो चुकी है। जवान लड़की को और कितने दिनों तक घर में बैठे रखोगी? कभी ऊंच नीच हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बात मानो। माया ने एक लड़का देख रखा है, वह भले ही काम पढ़ा लिखा है, लेकिन सोनम से शादी करने के लिए लोग तैयार हैं। दहेज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और आप तो जानती ही हैं, अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो लड़के वाले दहेज में मोटी रकम मांगेंगे और हम तो इतने दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो अपनी बहू की आदत जानती ही हो। इसलिए मेरी बात मानो और सोनम को जितनी जल्दी हो सके शादी के लिए मना लो। कहकर माँ की बात सुने बिना ही उर्मिला जी का बेटा रजत वहां से चला गया। जब उर्मिला जी ने वह सारी बातें अपनी बेटी सोनम को बताया, सोनम अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। काश कि पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ नहीं बनती, कम से कम मुझे कुछ करने का मौका तो मिलता। प्लीज माँ, सोनम अपनी माँ उर्मिला जी से कहती है। उर्मिला जी बोली, बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। मैं भी तो तुम्हारे भाई पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या कहूँ? और वैसे भी जवान ननद और बूढ़ी माँ भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभती है। उन्हें तो लगता ही होगा कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए।
अभी मैं तो मर नहीं रही हूँ, वो लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। सोनम बोली, क्या मेरी जिंदगी के 2 साल भी मुझे नहीं मिल सकते माँ? भैया भाभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, बस यह दोनों गैरों से ही यही पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढ दो। यह क्या बात हुई? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते सोनम रोने लगी। तभी उसकी भाभी माया वहां आई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करने हैं क्या? समाज वाले हमारा जीना आराम कर देंगे। पर इसे क्या, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। बेटी की उम्र निकली जा रही है और उसे घर में बैठाने के सपने देखने में माँ की भी साथ दे रही है। सुनो सोनम, नौकरी कोई ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती है, और अगर तुम्हारी ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का भी नहीं मिलेगा। और आप मम्मी जी, आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसका साथ दे रही हैं। अपनी सास उर्मिला जी की बात सुने बिना ही माया अपने पति रजत से बोली, सुनो जी, 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी मैंने जो कहा है वह लड़का देखकर इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। कब तक बहन के वो घर में बैठा कर रखोगे? वैसे भी आपकी माँ भी किसी बोझ से कम नहीं है। रजत कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सोनम ने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और बोली, भैया बड़े मुश्किल से मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी की है। यह डिग्री आसानी से नहीं मिलती है भैया, और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। रजत बोला, सोनम तुमने अपनी भाभी का फैसला सुन लिया है ना? और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब अच्छा लड़का मिलना इतना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो वह दहेज बहुत मांगते हैं। तो अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं भी अब इस बोझ से निपटारा चाहता हूँ। बस सोनम ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा और बोली, भैया आखिर आपको और भाभी को मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? समय बीतता, रजत के किसी मित्र ने उसकी बहन के लिए एक रिश्ता सुखाया। उस रिश्ते के बारे में माया ने उसे बताया था कि वह रजत से बोले। रजत घर आकर अपनी पत्नी से चर्चा किया और बोला, मुझे यह परिवार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माया बोली, आप भी बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ? अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है, और सबसे बड़ी बात वह दहेज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आंखें मूंद कर हाँ कर दो और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो, ताकि अब इसी लड़के से सोनम की शादी करेंगे। अब आप सोच क्या रहे हो? हमारे पास लाखों रुपए नहीं है जो आपकी बहन को दहेज देकर विदा करे। पत्नी की बात मानकर रजत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक खुशखबरी है, सोनम के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, पर उसकी अपनी दुकान है, घर में उसकी माँ है और 2 बहनें हैं। सनम खुशी रहेंगी वहाँ। आप शादी की तैयारी करो। उर्मिला जी बोली, रजत कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेती। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, और मैंने सुना है कि लड़का बस 8वीं पास है। क्या उसके साथ वह रह पाएगी? कैसे भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी है। रजत बोला, माँ सिर्फ सोनम और आपकी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है, अगर वह मैं सोनम में की शादी में लगा दूंगा तो मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? यह सोचा है आपने? फिर भी मैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, और मुझे तो यह रिश्ता ठीक ही लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ करके आया हूँ। तो आप अपनी बेटी के मुंह में इतना स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में ध्यान ही न रहे। रसोई में काम कर रही सोनम यह सब सुन लेती है और आकर कहती है, भैया आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या होगा? कोई मोल नहीं है क्या? आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप लोगों
पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी के 2 साल भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास डिग्री है और अगर मैं कमाऊंगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊंगी। तभी माया आई और बोली, सुन रहे हो इस लड़की की बातें? गज भर की जुबान हो गई है इसकी, अब तो बस इस पर लगाम कसने की देर है, वरना हमारी जगह कसाई होगी, देखना। रजत बोला, बस अब कुछ और ना नहीं कहोगे? सोनम, तुम, मैं और तुम्हारी भाभी ने फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में जाकर करना, हमारे सिर से अब यह बोझ उतरने दो। सोनम बोली, भैया आप मुझे बार बार बोझ कह रहे हो, संबोधित कर रहे हो। कल को आपकी भी बेटी बड़ी होगी तो क्या वह भी आपके लिए बोझ होगी? उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी से आप कर दोगे? हाँ, कर भी सकते हो। जो अपनी बहन और माँ का बोझ समझे उसके लिए अपनी बेटी किसी बोझ से कम थोड़ी ना होगी। सोनम कहती रही, पर उसके भैया भाभी बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से चले गए। सच कहा है किसी ने, पिता ना हो और बूढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपने भाई के लिए बोझी होती है, बहन अपने भाई के लिए होती है। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर सोनम ने शादी के लिए हाँ कर दिया, और अपने सपनों को टूटता देख वह उस दिन बहुत रोई, मानो वह घर और घर वालों सभी पराए हो गए हो। पर आखिरकार उसकी शादी मयंक से हो गई। सोनम विदा होकर मयंक के घर आई तो देखा वहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी का कोई लेना देना नहीं था। एक दिन जब सोनम ने सवाल किया तो सासू माँ सरला जी बोली, लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? आखिरकार उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है, और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डालो और घर संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारे मयंक को पसंद हो सो आ गई, इसलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। सरला जी की बात सुनकर सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रही सही उम्मीद अब उसे जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि कम दहेज लिया है तो यह लोग खुले विचारों के होंगे, और हो सकता है किसी कारण से मयंक की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी, पर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। या तो वही बात हो गई है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। धीरे धीरे घर की हालत सोनम के सामने आने लगी। एकमात्र उसका पति ही कमाने वाला था। उस घर में 2 ननद और सास थी। घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सोनम पढ़ी लिखी थी। उसने पहले घर के हालात को पूरा जायजा लिया और अपने हिसाब से चलाने लगी। सास सल्ला जी जुबान की तेज थी, पर कोई प्यार से बात करे तो वह बात को समझती थी, और मयंक भी कम ही बोलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सोनम पढ़ी लिखी थी तो अपने दोनों की पढ़ाई में मदद करती थी, और पूरे घर का भाग दौड़ उसने संभाल ली थी। कभी पति से भी यह शिकायत नहीं करती थी कि शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले गए हो, जिसके कारण मयंक सोनम की बहुत इज्जत करने लगा था। समय बीतने लगा। शुरू शुरू में सोनम ने सब कुछ समझा, और फिर उसने एक दिन सल्ला जी से कहा, मम्मी जी अभी तो मानवी मायरा छोटी हैं, कल दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, फिर उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो जाएगा? जितनी कमाई है उनकी उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग हो ही नहीं पा रही है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक ही पहिए पर ही चले तो सोचिए उस एक पहिए पर कितना बोझ पड़ेगा। वही अगर 2 पहियों पर गाड़ी चले तो एक दूसरे का बोझ कम हो जाएगा, और भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। ईश्वर ना करे अगर आपको या इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सरला जी थोड़ी देर चुप रही और सोचने लगी कि कहीं ना कहीं सोनम की बातें सही है। आखिर मयंक भी तो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है, कोई खुश नहीं है। सरला जी ने कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, अब देखो ना, मयंक के पिताजी जब से गए हैं तब से दोनों बहनों और मेरी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधे पर आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो हमारा सहारा बने।
होता तो घर चलाने में आसानी होती। इतना कहते कहते सरला जी की आंखें भर आई। सोनम बोली, मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे। तो सरला जी बोली, बेटा मतलब नहीं समझी मैं तुम्हारा। कहाँ और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है? बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो ना, मैंने बीएड की डिग्री ली हुई है, आप जानती हैं, मुझे भी स्कूल में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी, अच्छा वेतन आएगा तो घर को भी सहारा मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों ननद का जीवन संवर जाए, और यह भी अकेले कितना कर पाएंगी। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। सोनम की बातें सुनकर सरला जी के दिमाग में धीरे धीरे बात बैठने लगी। उस वक्त वह बहुत कुछ नहीं बोली पर गुस्सा भी नहीं हुई। अगले दिन जब सरला जी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी, तब सरला जी की नज़र उनके बैग पर पड़ी जो बुरी तरह से फट चुके थे। सरला जी ने कहा, मानवी, मायरा, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बैग फट चुके हैं? तुम्हारे भैया नया ला देते। तो मानवी बोली, माँ, हमने भैया को बताया था और वह बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने थोड़े पैसे आ जाएंगे तो दिलवा देंगे। उस पर मायरा बोली, माँ, भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं होते? इतना कहते कहते दोनों बहनें उदास होकर स्कूल चली गईं। दोनों बेटियों को उदास चेहरा देखकर सरला जी गंभीर हो गई और सोनम के प्रस्ताव पर सोचने लगी। शाम को जब घर में सभी लोग मौजूद थे, तब सरला जी सबके सामने सोनम से बोली, बहू, क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो तो अब हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर क्या घर और बाहर तुम दोनों संभाल पाओगी? वैसे घर संभालने में तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम मयंक का थोड़ा तो भार कम होगा। सरला जी की बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो गई। उन्हें गले से लगाकर सोनम ने उनका आशीर्वाद लिया और अगले ही दिन अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने मायके चली गई। इतने दिनों बाद सोनम मायके आई थी, पर उसकी भाभी के चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं थी। वह ताना मारने लगी, अरे क्या हुआ, ससुराल में मन नहीं लग रहा है क्या जो मायके आ गई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर से बोझ को हटाया है, कहीं झड़ झगड़ के कर घर यहाँ रहने तो नहीं आई है? अगर ऐसा किया है तो भूल जाओ। सोनम ने अपनी भाभी की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपनी माँ उर्मिला जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राज़ी हो गई है, मैं तो अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट और जो भी मेरी डिग्रियां हैं मैं बस वही लेने आई हूँ। उर्मिला जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है। वह तो कुछ लोगों की आंखों में तू चुभ रही थी और वह कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी जिंदगी जियो, पर ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। माया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहती थी तो तुम्हारी नौकरी करने पर वह राजी कैसे हो गई? जरूर तुमने लड़ाई झगड़ा किया होगा। सोनम बोली, जो समझना चाहते हो समझो, उसे ही बात समझ में आती है। यहाँ तो मैं कहकर थक गई हूँ पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब ससुराल ही मेरा घर है, वह मेरे अपने हैं, तो मैं अपने घर की बात अपने तक ही रखना चाहती हूँ। इतना कहकर सोनम वहीं शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल के लिए जाने लगी। जाने से पहले वह माया से बोली, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारूंगी इतनी मेहनत से कि दिन रात एक करके जो मैंने पढ़ाई की थी उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊंगी और उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। माया ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी
पगार कितनी होगी? सोनम मुस्कुराकर बोली, अब कितनी भी पगार मिले वह आप लोगों के लिए नहीं होगी। अब मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए ही होगी, आपको तो एक भी देखने को ना दूं। यह कहकर सोनम वहां से चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद सोनम को एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब सोनम भी अच्छा खासा कमाने लगी तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी और घर वालों की ज़रूरत भी मयंक इतने अच्छे से कि सोनम अपने आप को उनके गरीब करीब जाने से रोक भी नहीं पाई। फिर वक्त बीतता, सोनम का एक बेटा हुआ और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया। अब वह सीनियर टीचर बन गई है। उनके सहयोग और कड़ी मेहनत से देखते ही देखते सोनम स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है और कुछ सालों बाद उसने अपनी दोनों ननद का कॉलेज में दाखिला करवाया और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी पूरी होती गई। इधर सरला जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। वह जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद सोनम के मायके से खबर आई कि उसकी माँ उर्मिला जी नहीं रहीं। उसके भाई रजत का एक्सीडेंट में एक पैर कट जाने की वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उस खबर ने सोनम को अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने बेटी होने का फर्ज निभाया और भाई के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी माँ की अंतिम क्रियाकर्म और भोज सब में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। जब सोनम वहां से जा रही थी तो अपने भाई और भाभी से बोली, भैया भाभी, आप लोगों ने तो मुझे बोझ समझा पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह सुनते ही माया शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह सोनम के पैर पकड़कर बोली, सोनम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत समझा, बहुत बोझ समझा, शादी भी जबरदस्ती करवा दी और आज तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। सोनम बोली, भाभी जो हुआ उसे भूल जाइए। अब तो माँ भी नहीं रही तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना हो नहीं सकता। तो बस आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद करूंगी। इतना कहकर सोनम वापस अपने ससुराल आ गई। समय बीतता गया। एक दिन सरला जी बोली, मयंक अब अपनी बहनों की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। सोनम बोली, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। सरला जी यह बात मान नहीं रही थी तो सोनम बोली, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं उनकी शादी करके उनसे पल्ला झाड़ लूँ। उनको मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक यह दोनों अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं तब तक मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी ताकि यह लोग आगे चलकर बेहतर ज़िंदगी पाएं। सरला जी बोली, वह तो अपने ससुराल जाकर भी यह लोग कर सकती हैं जैसे तुमने किया है। सोनम बोली, नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिली और आपने मेरी बात समझी, पर ज़रूरी तो नहीं है कि इन्हें भी ससुराल में आप जैसी सास मिले। तो हम क्यों दूसरों से सहारे अपने सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजहब मजबूत मजबूत करके उनके घर भेजूंगी ताकि मुसीबत आए तो यह पूरी तरह से तैयार रहें और उसका सामना कर सके। जो दुख और ताने मैंने सहे हैं इन लोगों को कभी सहने नहीं दूंगी। इतना कहते कहते सोनम की आंखें भर आई। मयंक सोनम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सोनम मैं जानता हूँ तुम भाभी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन बनाकर सोच रखी हो, कल्पना भी नहीं कर सकते और सपने देखना तुमने हमें सिखाया। सरला जी आगे बढ़कर बोली, बहू मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। चलो ठीक है, अब जैसा तुम और मयंक चाहो वैसा ही होगा। अब जब तुमने अपनी नंदों को अपनी बहनें मान ही लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। समय बीतता गया। सोनम ने मानवी और मायरा के साथ साथ अपने भाई की बेटी की जिंदगी भी संवारी। आज उसने एक अच्छी भाभी और बहू होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी पत्नी होने का भी फर्ज निभाया और समाज को एक नया संदेश कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती। उधर रजत का ठीक से इलाज न होने के कारण उसका पैर काटना पड़ गया। अब तो रजत चलने फिरने में असमर्थ हो गया है।
काम कैसे करे, काम नहीं करेगा तो अपने परिवार वालों का क्या खिलाएगा। रजत अब सोच सोच कर परेशान होता, वह ऐसा क्या करे कि उसके परिवार का भरण पोषण कर सके। वही माया को अपनी द्वारा किए गए एक एक दुर्व्यवहार, एक एक कड़वे शब्द याद आ रहे थे। उसने अपनी सास और नंद के लिए बोले थे। वह दिन रात पश्चाताप करती कि काश वह उन दिनों अपनी सास और नंद के साथ अच्छा व्यवहार कर ली होती। तो जब उसके पास पैसे थे, सुख सुविधा था, तो उसने अपनी सास और नंद को बोझ समझा। अब वह खुद ही बोझ के रूप में हो गई है, क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल सके, और किसी के घर नौकरानी वाला काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इज्जत का सवाल था। कुल मिलाकर उसके जीवन में एक तरफ खाई और दूसरी तरफ गड्ढा। ऐसी स्थिति के एक समय तो ऐसा आया कि माया के घर में एक टाइम का खाने का अनाज नहीं था, तो उसे मजबूरन सोनम के सामने हाथ फैलाना पड़ा। वह रोती गिड़गिड़ाती सोनम के पास गई और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया। सोनम तो उसे एक भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन जिस मयंक को माया ने अनपढ़, गंवार और गरीब भिखारी कहकर उससे सोनम की शादी करवा दी थी, उसी मयंक ने उदारता दिखाते हुए कहा, सोनम तुम तो कई लाखों भिखारियों की मदद करती रहती हो, तो यह लोग तो फिर भी अपने हैं। 2-4 लाख रुपए इन्हें भी माया अपना सिर लाख रुपए इन्हें भी माया नीचे किए शर्म से पानी पानी हो रही थी। वहीं सोनम अपने घर के अंदर गई और 500 रुपए की गड्डी से भरा एक बैग लाकर अपनी भाभी के मुंह पर दे मारा और कहा, लो भाभी, इन्हीं पैसों के घमंड में आपने मुझे बोझ कहा था ना, चलो आज उस बोझ का कर्ज उतार रही हूँ, जाइए और भैया का इलाज करवा लीजिए, और आइंदा से कभी यहाँ मत आइए, कहिएगा कि कोई भी बेटी माँ किसी के ऊपर बोझ होती है। माया ने चुपचाप पैसों का बैग लिया और वहां से चली गई। उसे आज अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि काश उसने अपनी ननद की पढ़ाई की कद्र की होती, तो काश देवी समान अपनी सास की सेवा की होती, तो उसे आज ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन अब पश्चाताप हो क्या, चिड़िया खेत चुन गई।